friends, I'm Pooja Raunian. Welcome you all in my class, the Nursing DG Work. होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको नर्सिंग फाउंडेशन से हेल्थ चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। अगर जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर देख लें। सो गेट रेडी फॉर द क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। And our topic is classification of illness. अब इलनेस का कितना टाइप है, क्या क्लासिफिकेशन है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस जो होता है मतलब बहुत कम टाइम के लिए होता है। ये इलनेस एक्यूट इलनेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बहुत सीरियस भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम तक के लिए होता है और ये सडनली अचानक से आ जाता है। क्रॉनिक इलनेस लॉन्ग टाइम वाला इलनेस होता है। लॉन्ग टाइम जो बहुत टाइम बाद तक जो भी डिजीज रहता है या और उसका क्योर नहीं किया जा सकता, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, डायबिटीज हो गया। और थर्ड वन इज टर्मिनल इलनेस समटाइम्स कॉल्ड एज लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। इसको कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस भी बोलते हैं। यह डिजीज कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता है, नहीं ट्रीट किया जाता है, ना क्योर या ट्रीट नहीं किया जा सकता है टर्मिनल इलनेस डिजीज को। तो हम लोग ने पढ़ा एक्यूट इलनेस, क्रॉनिक इलनेस, टर्मिनल इलनेस। एक्यूट इलनेस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, सडनली आ जाता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, सीरियस हो सकता है। क्रॉनिक इलनेस लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है और इसका क्योर नहीं होता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया। टर्मिनल इलनेस ये लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होता है, ये क्योर नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भी, ना ट्रीट किया जा सकता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन द क्लाइंट्स एंड फैमिली। इलनेस का क्लाइंट्स और फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या अफेक्ट पड़ता है। किसी के भी घर पे कोई अगर बीमार होता है तो जो इंडिविजुअल, जो भी पर्सन बीमार है, सिर्फ वही नहीं परेशान होता है, उसके साथ पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। उनका पूरा जो भी टाइमिंग होता है सारा अदल बदल हो, मतलब अलग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इलनेस इज नेवर आइसोलेटेड प्रोसेस। इलनेस मतलब आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं होता है। जब इलनेस किसी भी पर्सन को होता है तो उसकी फैमिली मेम्बर भी अफेक्ट होते हैं उस डिजीज से डिजीज़ के प्रोसेस में। जैसे किसी पेशेंट को कोई चीज़ हो गया, जैसे सर्दी खांसी फीवर हो गया किसी पेशेंट को, तो क्या करते हैं उसको केयर प्रोवाइड करेंगी, मम्मी होंगी अपने बच्चे को केयर प्रोवाइड करेंगी, तो उनका भी टाइम इधर उधर डिस्टर्ब होगा। फैमिली मेम्बर हैं, उनका भी सही से टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और कुछ बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। पेशेंट और फैमिली मेम्बर के सब जो है फियर फील करते हैं कि क्या हो गया है, एंजाइटी फील करते हैं, घबराते हैं, शॉक में रहते हैं कि ये कैसे हो गया। अब फैमिली का क्या रोल होता है ये देखते हैं। जब व्हेन इलनेस अकर द रोल ऑफ द फैमिली एंड फैमिली में चेंज। जब भी कोई भी डिजीज होता है किसी पर्सन का, उसकी फैमिली मेम्बर के या भी जो भी फैमिली में लोग होते हैं उनके सारे रोल्स जो होते हैं, जो भी उनके काम होते हैं, चेंज हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, उनमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है। मतलब उनको भी हेल्प करना पड़ता है, उनके काम को भी करना पड़ता है, तो सारे चेंजेस आ जाते हैं। दिस चेंजेस में बी फॉर शॉर्ट टाइम। ये चेंजेस होता है शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। इलनेस में जो फैमिली मेम्बर की लाइफस्टाइल अल्टर हो जाती है, बदल जाती है। जो भी लाइफस्टाइल होती हैं सारे फैमिली मेम्बर की बदल जाती है। अब बॉडी इमेज पे क्या होता है, पेशेंट का फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट करता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, या फिर कोई भी पार्ट्स टेढ़ा हो जाएगा, सूज जाएगा, तो उसके बॉडी इमेज में अफेक्ट करेगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे क्या अफेक्ट करता है। पेशेंट इज लिविंग अ रेस्ट्रिक्टेड लाइफ एंड एक्सपीरियंसिंग सोशल आइसोलेशन, सो द इंडिविजुअल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड फियर। जो भी पेशेंट इल रहता है वो उसको एक रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाए, इस टाइम पे नहीं ये खा सकते,
या यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो ये वो एक टाइप का आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन, सोशली मतलब समाज से दूर खुद को फील करता है, खुद को बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील करता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। एंड और नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्ट्रेस को काज करते हैं, ये देखते हैं हम लोग। कारण होते हैं स्ट्रेस का, टेंशन के कारण कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अनफैमिलियरिटी वे ऑफ सराउंडिंग्स। अब कोई भी पेशेंट रहेगा या फिर कोई भी पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो लोग आते हैं तो वो अनफैमिलियर होते हैं, मतलब उनको उस वातावरण, उस इन्वायरमेंट में वो नहीं रहते हैं, तो उनको जो है थोड़ा अजीब सा फील होता है, अनफैमिलियर रहते हैं, जानते नहीं हैं, सोचेंगे कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, कैसे जाएं। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। जो भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसका इंडिपेंडेंस तो वैसे छिन जाएगा उससे इंडिविजुअल, तो ये भी उसके स्ट्रेस को कॉज करता है कि हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, अपने काम हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, कि मतलब उसके माइंड में अलग अलग जितने भी चीज़ें रहेंगी उसके माइंड में चलती रहेंगी। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली। अब कोई भी पेशेंट है तो वो हॉस्पिटल में है तो वो तो फैमिली से सेपरेट होगा ही, तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हो सकती है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तो जॉब खोने का चांस हो सकता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी हो सकती है, कि मतलब उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसको पता नहीं चलेगा, मिल नहीं पाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है? हेल्थ को जो होता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया गया है, ये तो पता ही है। द हेल्थ केयर सर्विस आर डिजाइन टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ द कम्युनिटी थ्रू हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर एजेंसी। अब हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है हेल्थ के जो भी हेल्थ नीड है, जो भी हेल्थ की ज़रूरतें हैं किसी भी इंडिविजुअल को कम्युनिटी में या फिर हॉस्पिटल में, तो उनको कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में अगर प्रॉब्लम है तो उनको हॉस्पिटल के द्वारा, हेल्थ केयर एजेंसीज़ के द्वारा, कम्युनिटी हेल्थ केयर एजेंसीज़ के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ नीड्स को उनके फुलफ़िल किया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। अब क्या कैरेक्टर होते हैं हेल्थ केयर सर्विस के? रिलेवेंस होनी चाहिए हमारी हेल्थ केयर सर्विस। व्हेन द सर्विस प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द नीड इज द प्रायोरिटी फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी को, अपनी प्रायोरिटी को किसको कब क्या देना है, किसको पहले करना है, कोई भी चीज़, ये चीज़ प्रायोरिटी डिसाइड करना होता है। एडिक्वेसी। सर्विस शुड बी एडिक्वेट टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है सर्विस एडिक्वेट होना चाहिए, भरपूर मात्रा में होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ऐसे प्राइस पे होना चाहिए कि कोई भी इंडिविजुअल उसको खरीद सके। इंटीग्रेटेड। सर्विस शुड बी कंबाइंड इन एंड इंटीग्रेटेड एंड अवेलेबल एट द सेम प्लेस एंड शुड बी सिंपल। इंटीग्रेटेड जो होता है, इंटीग्रेटेड मतलब ही हम आपको लोगों को पहले ही बताए थे कि मतलब कोई भी चीज़ अगर समझना है तो उसकी हेडिंग को समझो, तो इंटीग्रेटेड मतलब ही होता है जोड़कर, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में। तो इसमें कंबाइंड फॉर्म में हर एक चीज़ को रखना होता है, अवेलेबल किस समय पे कहाँ पे क्या चीज़ें रहेंगी, सारा कुछ एक साथ लेकर देखना होता है, करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। अप टू डेट, हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आ रहे हैं उनका यूज होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूटी, हमेशा कोई भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसमें कॉन्टीन्यूटी रहनी चाहिए, कॉन्टीन्यूटी ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर कॉन्टीन्यूटी ब्रेक हो जाता है तो कई सारे पेशेंट होते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी। सर्विस मस्ट बी अवेलेबल टू द होल पॉपुलेशन को, सारी सर्विसेज जो है सारे लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब अपर क्लास लोग होते हैं उनको ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है, लोअर क्लास लोगों को जो होता है बहुत कम फैसिलिटी मिल पाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक समान फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि सब पेशेंट होते हैं हमारे लिए, कोई भी स्पेशल नहीं होता है, सब पेशेंट ही होते हैं हमारे लिए। अब देखते हैं
चलिए अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। अब हेल्थ केयर सर्विस के क्या प्रिंसिपल्स हैं ये देखते हैं। सर्विसेज शुड बी एडिक्वेट प्रोविजन फॉर क्यूरिटी एंड प्रिवेंटिव। सर कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एडिक्वेट मात्रा में होनी चाहिए क्योर करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए या फिर किसी भी डिजीज़ को होने से प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट मात्रा में कोई भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। हेल्थ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड कंसल्टेंट एंड लैब फैसिलिटी। कोई भी हेल्थ सर्विसेज जो होता है कंसल्ट करके और लैब फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड करना चाहिए। द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड पॉसिबल कोऑपरेशन। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो होता है जितना हो सके उतना अपना कोऑपरेट करना होता है, हर एक को जो है हेल्प करना होता है। स्पेशल प्रोविज़न इज रिक्वायर्ड फॉर मदर चिल्ड्रेन एंड मेंटल चिल्ड्रेन। स्पेशल जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है मदर को या फिर बच्चे को या फिर कोई भी मेंटल चिल्ड्रन है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो भी होते हैं उनको फुलफ़िल करना होता है, देना होता है। हेल्थ सर्विसेज शुड पे एम्फेसिस ऑन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्थ सर्विसेज जो होता है हमेशा जो है हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा और करने के लिए दिया जाना चाहिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए देना चाहिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। अब हेल्थ का प्रमोशन कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करना है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं क्या होता है हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, इसमें मतलब बढ़ावा दिया जाता है हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ को बढ़ावा देना होता है। Health promotion involve the population as compared to focusing on a people at risk। हेल्थ प्रमोशन ऐसे कर सकते हैं मतलब एक पॉपुलेशन है वहाँ पे कई सारे डिजीज़ हैं, किसी को टाइफाइड है, मलेरिया है, किसी को जो है निमोनिया है, तो उसमें हम लोग को जो ज़्यादा रिस्क पे है और किसी को डेंगू है तो हम लोग देखेंगे कौन ज़्यादा रिस्क पे है। जैसे कि डेंगू वाले ज़्यादा रिस्क पे होंगे तो डेंगू वाले को पहले हम लोग प्रमोट करेंगे, पहले ट्रीट करेंगे, तो हेल्थ को प्रमोट किया जाएगा, वहाँ पे उनकी हेल्थ को बढ़ाया जाएगा, तब जो है उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करना होता है। चलिए हम देखते हैं डायग्नोस्टिक सर्विसेज। It facilitates the provision of timely, cost-effective and highly quality diagnostic care in safe and secure environment। इसमें जो होता है टाइमली और कोई भी कॉस्ट का इफेक्ट ना हो, हाई क्वालिटी का डायग्नोस्टिक केयर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अंदाज़ा लगाया किसी भी डिजीज को देखकर उसको टेस्ट करा के फिर पता करना होता है कि मतलब डायग्नोस करना होता है कि उसको क्या डिजीज हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी प्रॉब्लम को जानना होता है डायग्नोसिस सर्विसेज में। दिस सर्विसेज फंक्शन इन द सेटिंग ऑफ एम्बुलेटरी केयर, एक्यूट केयर, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन केयर। एम्बुलेटरी केयर देना होता है, एक्यूट केयर देना होता है, सडनली किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको एक किट देना होता है। मेंटल हेल्थ केयर देना, मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको केयर, जेरियाट्रिक केयर देना होता है। ओल्ड एज पीपल को जेरियाट्रिक मतलब ओल्ड एज पीपल को केयर देना होता है। रिहैबिलिटेशन केयर देना होता है। ट्रीटमेंट सर्विसेज होनी चाहिए, बढ़िया अच्छी होनी चाहिए। ट्रीटमेंट सर्विसेज जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ट्रीटमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वेरियस कैटेगरी ऑफ हेल्थ इंडस्ट्रीज। जो भी ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को प्रोवाइड करनी होती है। हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती हैं सबकी, तो सबको अलग अलग अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। देयर आर जनरल हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, रीजन स्टेट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जनरल हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल हो जाते हैं, रीजन स्टेट हॉस्पिटल होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे। दे ऑल्सो इंक्लूड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज विथ अवेलेबल ट्रीटमेंट सर्विसेज है। इसमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी
मतलब इंक्लूड किए जा सकते हैं। जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं उनके साथ इमरजेंसी इंटरवेंशन ले सकते हैं हम लोग। एंड सर्विस शुड बी इंटीग्रेटेड विद प्राइमरी केयर। सर्विस जो भी सर्विस दे रहे हैं वो प्राइमरी केयर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जो भी पहले केयर प्रोवाइड किया गया है उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब देखते हैं रिहैबिलिटेशन क्या होता है। रिहैबिलिटेशन एक ऐसा मतलब प्रोसेस होता है जिसमें एक जो मेंटली सफ़र कर रहे हैं या फिर फिजिकली कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसको हील प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हेल्प द पेशेंट टू गेट बैक हीज और हर नॉर्मल लाइफ। उसके मतलब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो होता है पेशेंट को उसके नॉर्मल हेल्थ कंडीशन पे लाने के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करना होता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक एजेंसी एंड द फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। पहला पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर होता है। दूसरा हॉस्पिटल्स होते हैं। हॉस्पिटल्स में रूरल हॉस्पिटल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा, टीचिंग हॉस्पिटल हो जाएगा। एंड थर्ड वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स कई सारे होते हैं जैसे एम्प्लॉय स्टेट वाले हो जाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कोई निकल जाती हैं। अलग अलग हेल्थ अगर कोई रहते हैं कोई भी पेशेंट रहते हैं तो उनको कम पैसे में ट्रीटमेंट कराना होता है तो बहुत सारे जो है हेल्थ स्कीम निकले हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट उनको इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है, टीच करना होता है कि मतलब आप यहाँ जा सकते हैं, ये काम करके जो है अपना अच्छे से केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होता है सेंट्रल लेवल पे। कुछ अदर एजेंसी होते हैं जैसे रेलवे में कोई सर्विस करता है तो उनको एक अलग टाइप का फैसिलिटी, आर्मी में कोई सर्विस करता है तो उनको अलग टाइप की फैसिलिटी, अलग अलग सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग फैसिलिटीज उन लोग को मिलती रहती हैं। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल होता है, एक्यूट इन पेशेंट सर्विस एंड इंटेंसिव केयर दिया जाता है, इमरजेंसी केयर प्रोवाइड किया जाता है, सर्जिकल केयर सर्जरी से रिलेटेड जो भी केयर जो है, स्पेशल केयर जो भी स्पेशल रिलेटेड है, कार्डियक केयर हो गया, हाइपरटेंशन केयर हो गया या फिर न्यूरो केयर हो गया। अलग अलग स्पेशल थेरेपीज दिया जाता है, स्पेशल केयर दिया जाता है। काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं जो काउंसलर करते हैं हॉस्पिटल में। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग काउंसलर्स होते हैं जो काउंसिल करते हैं। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी जब देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी आदमी ज़्यादा टाइम तक जो भी केयर प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी फैसिलिटी क्या होंगी, ये चीज़ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में आ जाएगा। इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म केयर फॉर पीपल विथ क्रॉनिक इलनेस, जो मतलब जिसको ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस रहता है, मतलब ज़्यादा डेंजरस इलनेस रहता है, ज़्यादा टाइम तक रहने वाला इलनेस होता है तो उनको इंटरमीडिएट या फिर लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड किया जाता है। नर्स प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट एंड सपोर्ट फैमिली मेम्बर। नर्स जो होता है केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और सपोर्ट करते हैं फैमिली मेम्बर को। अब देखते हैं थर्ड वन आउट पेशेंट सेटिंग। आउट पेशेंट सेटिंग में क्या होता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बहुत जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं क्लिनिक्स होते हैं। नॉर्मल पेशेंट जो नॉर्मल पेशेंट होता है, बाहर के जो भी पेशेंट होते हैं आते हैं फिर चेक करा के फिर चले जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट जो होता है आउट पेशेंट सेटिंग में आते हैं। ट्रीटमेंट चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए या फिर मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आउट पेशेंट में जो होता है चेकअप करा के फिर जाते हैं आते हैं कि मतलब ये जो होता है एक ट्रीटमेंट फॉलोअप होता है। मतलब टाइम दे दिया गया है, उतने दिन के बाद आना है, चेक करा के फिर चले जाना है, ये आउट पेशेंट सेटिंग में होता है। दिस इंक्लूड इसमें क्लिनिक्स हो जाएगा, मोबाइल से ट्रीटमेंट मोबाइल हो जाएगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड किया। अब देखते हैं हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूशन फॉर इलनेस। अब हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन फॉर इलनेस देखते हैं क्या होता है। द मेन गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ अंटिल डेथ। किसी भी हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन का मेन गोल होता है डेथ तक उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का
उसकी क्वालिटी, जो भी हेल्थ की क्वालिटी, जो भी उसका हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने की जो है गोल होना चाहिए नर्सेस का। नर्स प्रोवाइड पेन कंट्रोल, नर्स जो होता है पेन कंट्रोल प्रोवाइड कर सकती हैं, कंफर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं, अलग अलग थेरेपी यूज करके, योगा करके, डाइवर्सनल थेरेपी यूज करके, मसाज करके, मेडिटेशन करके नर्सेज जो होता है केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल होता क्या है? हॉस्पिटल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। द फंक्शन इज टू प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ केयर टू द पेशेंट। एक हॉस्पिटल जो होता है एक इंटीग्रल पार्ट होता है सोशल, सामाजिक और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो समाज और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक जुड़ा हुआ पार्ट होता है, कंबाइंड पार्ट होता है, जो कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट को। A hospital is an institution for health care and provide treatment by specialized staff and equipment। हॉस्पिटल जो होता है इंस्टीट्यूशन होता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज स्टाफ के थ्रू और स्पेशलाइज इक्विपमेंट के थ्रू पेशेंट को जो है अलग अलग ट्रीटमेंट उनके अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल सेटअप ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का फिजिकल सेटअप कैसा होना चाहिए? लोकेशन हॉस्पिटल का शोर शराबा से दूर होना चाहिए। प्रोविज़न फॉर हेल्थ फैक्टर के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। हॉस्पिटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो होता है एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, एक अच्छी तरीके से बिल्डिंग करना, ताकि हर जगह जो है अच्छे से क्लीननेस प्रोवाइड किया जा सकते हैं, अच्छे से मूवमेंट पेशेंट का हो सके और अलग अलग पेशेंट का अलग अलग जगह पे केयर सही से हो जाए। अब हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का हॉस्पिटल होता है देखते हैं। बेड के अकॉर्डिंग जो होता है कैसा हॉस्पिटल होता है। 100 या फिर 100 से कम कैपेसिटी वाले अगर बेड हैं तो उनको स्मॉल हॉस्पिटल्स बोलते हैं। 101 से 300 बेड की कैपेसिटी वाले जितने भी बेड हैं उसको मीडियम साइज हॉस्पिटल बोलते हैं। 301 to 1000 बेड, 301 से 1000 बेड तक अगर रहते हैं हॉस्पिटल में तो उसको बड़ा हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल बोलते हैं। 500 बेड रहेंगे तो टीचिंग हॉस्पिटल बोलेंगे। 200 से 300 बेड होंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलेंगे। 30 से 50 बेड होंगे तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा। 6 से 10 बेड होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में। अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप के अकॉर्डिंग क्या क्या कौन कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं? गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं जो रन होते हैं, जो चलाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट या फिर पब्लिक हॉस्पिटल को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो क्लाइंट्स के गिफ्ट्स और फीस से चलते हैं। नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो फीस के, क्लाइंट के फीस के अकॉर्डिंग से चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनसे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं? टीचिंग हॉस्पिटल होता है, स्पेशलाइज हॉस्पिटल होगा, आइसोलेशन हॉस्पिटल होगा, रूरल हॉस्पिटल होगा। टीचिंग हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सिस्टम, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है मेडिसिन में। अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ मेडिसिन टीचिंग हॉस्पिटल होगा, स्पेशलाइज हॉस्पिटल, आइसोलेशन हॉस्पिटल्स, रूरल हॉस्पिटल्स। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं। हॉस्पिटल रन बाय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हॉस्पिटल रन होते हैं। रेलवे वगैरह में हॉस्पिटल्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा होते हैं। हॉस्पिटल बाय स्टेट गवर्नमेंट, कुछ हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। हॉस्पिटल रन बाय ऑटोनॉमस बॉडी लाइक एम्स न्यू दिल्ली में जो है, कुछ हॉस्पिटल जो होता है कोई एक पर्सन उसे चलाता है, जैसे कि एम्स हो गया उस न्यू दिल्ली का, तो ऐसे हॉस्पिटल को ऑटोनॉमस बॉडीज बोलते हैं। वॉलंटरी हॉस्पिटल होता है, CHC हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल है फॉलोइंग डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल्स में। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फॉलोअप के लिए आते हैं। डिपार्टमेंट 1 वेयर ऑल द पेशेंट दोज हु आर रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारे पेशेंट जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट अब देखते हैं हम लोग। मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट
एडमिटेड टू हॉस्पिटल प्रोवाइड स्पेशल केयर। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको डिफरेंट और स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें पीडियाट्रिक केयर हो सकता है, पीडियाट्रिक बच्चों के केयर, कार्डियोलॉजी, हार्ट रिलेटेड केयर, न्यूरोलॉजी, नर्व्स रिलेटेड केयर, नर्व्स रिलेटेड केयर होता है, साइकेट्रिक केयर होता है, मेंटली यूरोलॉजी होता है, ऑब्स्टेट्रिक होता है, गायनोकोलॉजिस्ट होता है। गायनोकोलॉजी जो है वुमेन के लिए होता है, वुमेन की जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए गायनिक डिपार्टमेंट होता है। नर्सिंग डिपार्टमेंट में नर्सेज जो है केयर प्रोवाइड करती हैं। अलग अलग फिर डिपार्टमेंट में अलग अलग नर्सिंग हेड होती हैं, उनके अंडर में नर्सिंग स्टाफ अलग अलग होते हैं। वो जो है उनकी जो भी पेशेंट के हेल्थ के अकॉर्डिंग वो अपना केयर प्रोवाइड करते हैं। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अपना जो भी साफ़ सफाई करने का काम होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट संभालता है। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट लैब रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, बैक्टीरिया, ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, सारी सर्विसेज जो होता है लेबोरेटरी में पैरामेडिकल सर्विसेज करते हैं। फार्मेसी डिपार्टमेंट में मेडिसिन, ड्रग्स रिलेटेड सारे जो भी चीज़ें होंगी फार्मेसी डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगी। डाइटरी डिपार्टमेंट से अलग डाइटेशियन हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटल में जो होता है डाइटेशियन होते हैं, वो जो होता है अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है उनको डाइट प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं उनके हीलिंग प्रोसेस में। सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट, कुछ स्टेराइल डिपार्टमेंट भी होते हैं जो स्टेलाइजेशन का, क्लीनिंग का वर्क करते हैं इक्विपमेंट्स का। अब देखते हैं हेल्थ प्रोमोशन मॉडल जो होता है HPN भी बोल सकते हैं, इसको भोला जे पेंडर ने दिया है। ये डिज़ाइन किया गया है मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पर्सन एज दे इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट टू परस्यू हेल्थ को पाने के लिए कोई भी पर्सन जो है इंटरेक्ट हो रहा है, उसके साथ जा रहा है, तो उसको जो होता है हेल्थ प्रोमोशन मॉडल बोलते हैं। हेल्थ प्रोमोशन मॉडल किस चीज़ों पे फोकस किया गया है? इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंस, किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक पे या फिर एक्सपीरियंस पे, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक्सपीरियंस पे, बिहेवियर ऑफ कॉग्निशन एंड अफेक्ट, बिहेवियर कॉग्निशन और अफेक्ट पे, बिहेवियर आउटकम्स, उसके क्या बिहेवियर के क्या आउटकम्स आए उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मतलब वो आपसे बात किया, आपसे के साथ जो जैसे भी बात किया उसका क्या आप सोचे, क्या आउटकम्स आया, क्या रिजल्ट आया, आप क्या सोच रहे हैं पेशेंट कैसा है, तो ये चीज़ बिहेवियर आउटकम्स पे आ जाएगा। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सपीरियंस। लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। अब डिजीज को प्रिवेंट करने का कितने लेवल्स होते हैं देखते हैं। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज आर द एक्शन एम्ड एट एलिमिनेशन मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन अलग अलग स्टेज होता है, इसमें जो होता है इसका एम होता है मिनिमाइज करना, किसी भी डिजीज के इम्पैक्ट को कम करना। द गोल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज आर टू प्रोमोट हेल्थ, प्रिवेंट हेल्थ एंड रिस्टोर हेल्थ। हेल्थ केयर सर्विसेज का सिंपल सा गोल होता है हेल्थ को बढ़ावा देना, प्रिवेंट करना, किसी भी डिजीज़ को होने से प्रिवेंट करना, अगर कोई डिजीज़ हो गया तो उसको रिस्टोर करना हेल्थ को, मतलब उसके पुरान नॉर्मल हेल्थ कंडीशन में वापस लाना, अच्छे हेल्थ कंडीशन में। सक्सेस ऑफ प्रिवेंशन डिपेंड्स अपॉन। अब किसी भी प्रिवेंशन का सक्सेस जो होता है किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। नॉलेज एंड कॉजेशन पे, नॉलेज पे डिपेंड करता है कि किस जो भी पर्सन है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पास नॉलेज कैसा है। डायनेमिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, उसको क्या पता है कि नहीं, क्या ट्रांसमिशन के क्या डायनेमिक्स, कैसे ट्रांसमिशन होता है, हमको क्या जो है अपना प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ें यूज करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, और वो आइडेंटिफाई कर सके किसकी वजह से जो है ये डिजीज़ इसको हुआ है, क्या चीज़ वहाँ का इसका रिस्क फैक्टर है, किससे उसको बचना चाहिए। और डिजीज़ प्रिवेंशन इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ प्राइमरी, प्रीमोटर, सेकेंडरी, प्रीमोटर या फिर सेकेंडरी
एंड टर्शियरी लेवल, 3 लेवल पे होता है। प्राइमरी लेवल पे अगर कोई भी डिजीज हो गया है तो उसको ज़्यादा ना बढ़ने से बचाया जाता है। फिर सेकेंडरी लेवल आता है। सेकेंडरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है तो सेकेंडरी लेवल पे जाता है, वहाँ पे जो होता है उसको कंट्रोल करना होता है। अगर वहाँ भी नहीं कंट्रोल होता है तो नेक्स्ट टर्शियरी लेवल पे होता है, उसको कंट्रोल करने की जितना हो सके अपना कोशिश करते रहना होता है। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है हेल्थ आपका। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।